Hello everyone, I hope you all are doing great. I am Sonalika and welcome back to my channel Study with Sonalika. So today we will going to learn class 8 science chapter 8 that is cell structure and function. Okay? So एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सबसे, ये पार्ट 2 है इस चैप्टर का. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, प्लेलिस्ट में आपको पार्ट 1 का वीडियो मिल जाएगा, आप उसे देख लीजिए ताकि आप पूरा चैप्टर अच्छे से समझ पाओ. सो आज का हमारा टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. तो आप लोग सब जानते हो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं. हमारे बॉडी के अंदर ही बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे लंग्स, हार्ट, किडनी, इंटेस्टाइन. तो इसी तरीके से हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं. हमने डाइजेस्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ा था क्लास 7th में कि डाइजेस्टिव ऑर्गन, जब बहुत सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन हैं उन्हें एक साथ कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम. ये देखो, डाइजेस्टिव ऑर्गन विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम. जब बहुत सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन तो एक नहीं है ना, डाइजेस्टिव ऑर्गन में बहुत सारे ऑर्गन पार्ट हैं उसके, जैसे कि स्टमक हो गया, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस. ये सारे ऑर्गन जब मिलते हैं तो एक सिस्टम कहलाते हैं. तो डाइजेशन का काम करते हैं इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम. और हर ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन होता है. कोई एसिमिलेशन करता है, कोई डाइजेशन का काम करता है, कोई एब्जॉर्प्शन का काम करता है. तो ये तो हो गया एनिमल्स के बारे में. सिमिलरली इसी प्रकार डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक और स्पेशलाइज फंक्शन. प्लांट्स में भी अलग अलग ऑर्गन होते हैं एक स्पेशल फंक्शन को करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं. ये देखो, रूट्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. रूट्स क्या करते हैं प्लांट्स के, जो मिट्टी में वाटर और मिनरल प्रेजेंट होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं. फिर लीव्स, लीव्स को क्या कहा जाता है प्लांट्स में, किचन. ठीक है, प्लांट्स का किचन कहलाता है लीव्स, क्योंकि वहाँ पे खाना बनता है बाय फोटोसिंथेसिस. एज यू हैव लर्न इन क्लास 7th, आपने क्लास 7th में ही पढ़ा था कि लिव्स क्यों रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड, है ना, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड. ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड टिश्यू. देखो, हम लोगों ने पढ़ा कि सेल जो है, बहुत सारे सेल के ग्रुप को क्या कहा जाता है, टिश्यू. ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू. और टिश्यू का ग्रुप जब मिलता है बहुत सारा तो उससे क्या बनता है, उससे ऑर्गन बनता है. अब बहुत सारे ऑर्गन्स के ग्रुप को हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं और ऑर्गन सिस्टम से हमारा पूरा बॉडी बनता है. तो हर ऑर्गन का जो स्मॉलर पार्ट है, यूनिट है, वो क्या कहलाता है, वो टिश्यू कहलाता है. और टिश्यू का स्मॉलर यूनिट क्या है, सेल. सेल से मिलकर के टिश्यू बनता है. ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पार्ट ऑफ द सेल. एक सेल होता है जो कि बहुत छोटा होता है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है. सेल से मिलकर पूरा बॉडी बना हुआ है हमारा. हमारे बॉडी में कितने सेल्स हैं, लगभग बिलियन ट्रिलियन सेल्स है ना. तो सेल का स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. अब हम उनके बारे में देखेंगे. सबसे जो आउटर मोस्ट कवर होता है, यहाँ पे मैं डायग्राम बना रही हूँ, ये देखो, ये आउटर मोस्ट कवर जो होता है सेल का, वो क्या कहलाता है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन. ये क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है. द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल आर कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. ये तीनों जो है बेसिक कंपोनेंट होता है किसी भी सेल का, मतलब होता ही है, इसी से मिलकर सेल बनता है. सबसे बाहर का जो लेयर होता है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाता है. सबसे बीच में सेंटर में जो स्ट्रक्चर होता है उसे न्यूक्लियस कहा जाता है. ठीक है, सेंटर में जो स्ट्रक्चर होता है वो न्यूक्लियस कहलाता है. और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन दोनों के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस पाया जाता है. ठीक है, यहाँ पे बीच में, दोनों के बीच, वो क्या कहलाता है, दैट इज साइटोप्लाज्म. ठीक है, वो साइटोप्लाज्म होता है. और क्या होता है, ये जो साइटोप्लाज्म है जो बीच में है और जो न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस बीच में सेंटर में, और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म. तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों किसके अंदर हो गए, सबसे आउटर मोस्ट जो कवर है उसके अंदर हो गए, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर हो गए दोनों. सेल मेम्ब्रेन को और क्या कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है. सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल. ठीक है, द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम. और ये जो बाहर का मेम्ब्रेन है एक तरह से दीवार का काम करता है. बहुत सारे सेल्स रहते हैं हमारे बॉडी में, ऐसे ऐसे लगे हुए सब रहते हैं. तो इन सारे सेल्स को एक दूसरे से अलग कौन करता है, यही जो सबसे बाहर का कवर है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि आउटर मोस्ट लेयर होता है किसका, सेल का. ये क्यों होता है, सेल को शेप प्रोवाइड करता है. ठीक है, और रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोरस होता है. पोरस मीन्स इसमें पोर्स होते हैं, बहुत सारे छिद्र होते हैं. वो क्यों होते हैं छिद्र, क्योंकि कुछ कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उनका मूवमेंट सेल के अंदर हो और सेल के अंदर से बाहर जा सके. ठीक है, कोई कोई सब्सटेंस जिन्हें सेल से बाहर जाना होता है और किसी किसी चीज़ को बाहर से अंदर आना होता है, इनके मूवमेंट को अलाउ करने के लिए जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो कैसे होते हैं, पोरस होते हैं, छेद बने होते हैं उनमें. ओके,
तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है, वो ये है कि प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा कवरिंग होता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, वो क्या होता है, दैट इज सेल वॉल। ठीक है, वो सेल वॉल होता है जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। सेल वॉल से प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। क्यों पाया जाता है ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लो, ये देखो, ये है सेल मेम्ब्रेन और प्लांट सेल में इसके भी ऊपर एक और कवर होता है, दैट इज सेल वॉल। और ये था सबसे रेड वाला पार्ट जो है वो क्या है, वो सेल मेम्ब्रेन है। और उसके ऊपर सबसे आउटर मोस्ट कवर जो है प्लांट्स में वो सेल वॉल होता है। ठीक है, सेल वॉल SCW लिखा है मैंने, समझ जाना। और सेंटर में जो वो क्या है, वो तो न्यूक्लियस है। सेल मेम्ब्रेन दैट इज ये, और न्यूक्लियस के बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, बहुत ही गहरा जेली लाइक सब्सटेंस होता है, वो क्या कहलाता है, दैट इज साइटोप्लाज्म। वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ पे यही दिया है कि बीच में जो न्यूक्लियस है, जेली लाइक सब्सटेंस जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। और ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये अनियन पील का डायग्राम है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये जो आउटर मोस्ट कवर है, 1 मिनट, ये जो आउटर मोस्ट ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है। और अनियन है तो इसके ऊपर भी एक और लेयर होगा, दैट इज सेल वॉल होगा। बीच में ये जो है वो न्यूक्लियस है, और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस है वो क्या होता है, दैट इज यहाँ देखो साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म। ओके, तो अब हम जानते हैं कि सेल वॉल जो एक्स्ट्रा कवरिंग है प्लांट्स में वो क्यों होता है, प्लांट्स के सेल के ऊपर एक्स्ट्रा कवर सेल वॉल क्यों प्रेजेंट होता है। तो देखो, हमने पीछे पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन क्यों होता है, शेप प्रोवाइड करता है सेल को। सेल मेम्ब्रेन की वजह से ही वो जो उनका शेप होता है स्फेरिकल गोल, वो उन्हें मिलता है। तो जो सेल वॉल होता है प्लांट्स में, देयर इज आउटर थिक लेयर इन प्लांट सेल आर कॉल्ड सेल वॉल। दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। क्यों चाहिए होता है, प्लांट्स को प्रोटेक्शन के लिए। देखो क्या होता है, प्लांट सेल को प्रोटेक्शन किस चीज़ से चाहिए होता है, किसके अगेंस्ट चाहिए होता है, तो जो वेरिएशन होते रहता है टेम्परेचर में, कभी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ता है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है, कभी बरसात होता है, तो ये सारी जो वेरिएशन होता है टेम्परेचर में, इससे प्रोटेक्शन के लिए चाहिए होता है। दूसरा, हाई विंड स्पीड, बहुत तेज़ हवा चलने लगता है, कभी कभी आंधी तूफान भी आ जाता है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर की वजह से। ठीक है, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए। क्यों, क्योंकि देखो प्लांट्स तो स्टेबल है, वो तो मूव नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे हमें सर्दी ठंड गर्मी लगता है तो उस हिसाब से कपड़े पहनते हैं, बारिश हो रहा है तो अपने घर में रहते हैं, लेकिन उन्हें वो तो कहीं भाग नहीं सकते हैं, वो तो एक ही जगह पे खड़े रहते हैं। इन सारी चीज़ों प्रोटेक्शन के लिए, इसीलिए उनके बॉडी में, मतलब उनके सेल में एक एक्स्ट्रा कवर होता है सेल वॉल का, जो कि उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। और आप सेल्स को अगर देखना चाहते हो, माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व करना चाहते हो, तो आप लिप पिल्स ले सकते हो, किसके, ट्रेडेस्कैंसिया के, इलोडा और रियो लिप्स के, आपको दिख जाएगा। ठीक है, स्लाइड प्रिपेयर करोगे, लैब में होता है, अपने टीचर से बोलना, वो करवाएंगे आपको स्कूल के लैब में। ठीक है, तो बूझो के दिमाग में, पहली बूझो तो है क्लास में, मतलब चैप्टर में हम देख रहे हैं पीछे से, तो उनके दिमाग में क्वेश्चन आता है, जिस तरीके से हम प्लांट के सेल को लैब में माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, उनके इमेज को इनलार्ज करके, क्या हम एनिमल के सेल्स को भी देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा यस। ठीक है, कैसे होगा, एक एक्टिविटी देखते हैं, उससे हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे हम एनिमल्स, हम अपने बॉडी के सेल्स को भी देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में। तो आपको इस एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, आपको एक टूथपिक चाहिए। ठीक है, जो कि साफ होना चाहिए। टूथपिक दांत क्लीन करने वाला होता है, और अब मैच स्टिक या तो फिर माचिस का तिल्ली, उसका आगे वाला जो बारूद वाला पार्ट है उसे हटा देना है। और क्या करना है, इससे इन दोनों में किसी एक चीज़ को आपको लेना है और स्क्रैप करना है इनसाइड योर चिक विदाउट हर्टिंग इट, बिना चिक को हर्ट किए, ऐसा नहीं जोर से लगा देना है। ये देखो यहाँ है ना, यहाँ पे अंदर आपको ऐसे से स्क्रैप करना है बस थोड़ा सा। फिर क्या करना है, प्लेस इट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ग्लास स्लाइड। देखो ग्लास स्लाइड होता है ऐसा, लैब में मिलता है ये। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें आपको वो जो आपने अभी स्क्रैप किया यहाँ पे ला के रखना है, एक ड्रॉप पानी डाल देना है उस पर, एड अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन, और फिर उस पर 1 ड्रॉप आयोडीन डालना है, और कवर स्लिप होता है। ठीक है, उसे कवर करने के लिए कवर स्लिप होता है, कवर कर देना है और कुछ टाइम के लिए छोड़ देना है। फिर क्या करना है, कवर हटा करके 1-2 ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन उस पर डालना है। कवर स्लिप हटा करके 1 से 2 ड्रॉप मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन डालना है। डालने के बाद आप उसे माइक्रोस्कोप के पास ले जाओ। ठीक है ना, माइक्रोस्कोप हमारा होता है इस तरीके से कुछ, तो यहाँ पे ले जाओ और यहाँ पे उसे रख करके ऑब्जर्व करो, उसके अच्छे से सेट करके उसके साइज को इनलार्ज करना है, बड़ा करके फिर देखना है। तो आप नोटिस करोगे आपको तीनों चीज़ दिखाई देगा। ठीक है, आपको तीनों चीज़ दिखाई देगा जो भी हमने पढ़ा है सेल के बारे में। दैट इज सेल मेम्ब्रेन सबसे आउटर मोस्ट लेयर, बीच वाला न्यूक्लियस, और दोनों के बीच, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म। तीनों चीज़ आपको दिख जाएगा इमेज में।
आप कर सकते हो अपने स्कूल के लैब में। ये देखो यहाँ पे आपके बुक में डायग्राम भी दिया हुआ है, ह्यूमन चिक सेल, ठीक है, हमारे गाल के अंदर का सेल है ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस का जो कवर होता है, उसका आउटर मोस्ट कवर, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाता है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। और ये सेल मेम्ब्रेन, हमारे सेल के बाहर का सबसे लेयर जो है सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। और बीच में जो है ये न्यूक्लियस हो गया, और दोनों न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो लिक्विड भरा होता है, जेली लाइक सब्सटेंस, दैट इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चारों हमें दिख जाएगा माइक्रोस्कोप के थ्रू। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, मैंने बताया आपको, सबसे बाहर होता है सेल मेम्ब्रेन, बीच में होता है न्यूक्लियस, और दोनों के बीच जो जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है, वहाँ पे क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो इसी साइटोप्लाज्म में वेरियस अदर कंपोनेंट और ऑर्गेनल होते हैं सेल के, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गेन्स हैं, उसी तरीके से सेल के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेन्स हैं, और वो सेल के ऑर्गेनल्स है, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, सेलुलर ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। तो ये जो ऑर्गेनल्स है जो कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ये जो एरिया है बीच का, यहाँ पे मिलते हैं वो सारे ऑर्गेनल्स, ठीक है। उनका क्या नाम है, देखो, दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए, इसके अलावा बहुत सारे और ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, लेकिन अभी आपको ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है। यू विल लर्न अबाउट इन देम इन लेटर क्लासेस, आपको आगे की क्लासेस में, हायर क्लासेस में इनके बारे में और ज़्यादा पढ़ना है। अभी बस आप नाम याद कर लेना, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे मिलते हैं। क्या है, ये सब सेल के ऑर्गेनल्स है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस तो हमने जान लिया कि सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, और वो स्फेरिकल होता है, मतलब गोल होता है, ठीक है। उसका शेप कैसा होता है, गोल होता है। इट इज जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन सेंटर ऑफ द सेल। इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन इजिली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। अगर हम इसे देखना चाहते हैं तो जैसे हमने पीछे अभी एक्टिविटी किया था, जब हम एक्टिविटी करेंगे तो स्टेन करके, स्टेन मतलब कलर डाल करके देखना कोई चीज़ ईजी हो जाता है, इसलिए स्टेन करके हम इसे ईजिली, आसानी से माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। और न्यूक्लियस जो है सेपरेट होता है साइटोप्लाज्म से। बीच में क्या है, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच। तो साइटोप्लाज्म से अलग होता है किस चीज़ के थ्रू, इसके भी चारों ओर एक बाउंड्री है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाता है। न्यूक्लियस के चारों ओर जो बाउंड्री है वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल के चारों ओर का बाउंड्री, क्योंकि सेल का बाउंड्री है तो सेल मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस का चारों उसके साइड का जो आउटर मोस्ट कवर और बाउंड्री है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाता है। ओके, दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस। और ये भी कैसा होता है, जैसे सेल मेम्ब्रेन हमारा पोरस था, किसी किसी सब्सटेंस को मूवमेंट उसका सेल के बाहर और अंदर अलाउ करता है, उसी तरीके से न्यूक्लियस भी पोरस होता है, मतलब उसमें भी छिद्र होते हैं। कोई सा सब्सटेंस साइटोप्लाज्म से वहाँ पे अंदर जाता है न्यूक्लियस के, और न्यूक्लियस से बाहर फिर साइटोप्लाज्म में जा सकता है, इसलिए वो कैसे होते हैं, पोरस होते हैं। अब देखो, वैसा माइक्रोस्कोप जिसका मैग्निफिकेशन पावर हाई हो, मतलब वो बहुत छोटे चीज़ को भी ज़्यादा बड़ा कर दे, वैसे माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम, वो हाई एडवांस होता है थोड़ा, उससे हम क्या हो सकते हैं, मतलब बहुत से छोटे चीज़ को भी देख सकते हैं। वी कैन सी अ स्मॉलर स्पेरिकल बॉडी इनसाइड द न्यूक्लियस। मान लो ये सेल है ना, सेल में बीच में न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, ठीक है, अलग से। तो न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है कि बहुत सारे राउंडेड, गोल गोल छोटे छोटे बॉडीज पाए जाते हैं, सब्सटेंस पाए जाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है पता है आपको, इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोलस। ये जो छोटे छोटे बॉडी जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, न्यूक्लियोलस कहलाते हैं। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसके अलावा, न्यूक्लियोलस के अलावे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मतलब धागे के जैसा संरचना दिखाई देता है, किसमें, न्यूक्लियस के अंदर, यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है। वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागे के जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसे क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है। दिस कैरी जीन्स। और ये जो क्रोमोसोम है ये अपने में क्या कैरी करते हैं, क्या अपने साथ ढोते हैं, क्या रखते हैं, जीन्स रखते हैं। और जीन्स क्या होते हैं, जीन्स हेल्प करते हैं इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। जीन देखो, हमारे मम्मी पापा का, पेरेंट्स का जो भी कैरेक्टरिस्टिक, उनके कुछ कुछ गुण, लक्षण हम में आते हैं, ट्रांसफर होते हैं, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे, ठीक है, और पेरेंट मतलब पेरेंट। तो उनके जो भी लक्षण, कैरेक्टर्स, गुण हम में आते हैं वो इन जीन की वजह से ही आते हैं। ये जीन जो है पेरेंट्स से उनके बच्चे में ट्रांसफ़र होते हैं। इसी की वजह से हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है कुछ कुछ हमारे पेरेंट्स से, मम्मी पापा से मैच करता है। द क्रोमोजोम कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स। और ये जो क्रोमोजोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये बस एक ही टाइम में दिखाई देता है सेल में। पता है कब दिखाई देता है, जब सेल डिवाइड करता है उस समय पे, उसके अलावा कभी नहीं, ठीक है। जब सेल का डिवीजन होता है उस समय पे क्रोमोजोम दिखता है। ओके, तो देखो यहाँ पे जीन के बारे में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट दिया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
आप इसे देख लीजिएगा, पढ़ समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। जीन्स इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का एक यूनिट है, ठीक है। यूनिट है मतलब जो हमारा इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, पेरेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक हमें ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम, और ये जेनेटिक होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हमेशा ट्रांसफ़र होते रहता है, तो उसका यूनिट होता है जीन। इन ऑल ऑर्गेनिज्म इट कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ अ हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। और ये जीन कंट्रोल करता है हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक। हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक मतलब पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक को बच्चों में ट्रांसफ़र होने का जो प्रोसेस है उसे कंट्रोल करता है जीन। जीन की वजह से ही ये सब सारा चीज़ होता है। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक ऑन टू यू। तुम्हारे पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टरिस्टिक, उनके कुछ लक्षण, कुछ गुण तुम्हारे में पास करते हैं। इफ़ योर फादर हैज़ ब्राउन आइज, अगर तुम्हारे पापा का हो सकता है कि ब्राउन आइज हो, तो हो सकता है कि तुम्हारे भी आँख जो है वो ब्राउन हो। अगर तुम्हारी मम्मी के कर्ली हेयर्स है तो हो सकता है कि तुम्हारे भी जो बाल है, हेयर है, वो कर्ली हो। ऐसा चांसेस होता है। क्यों होता है ये सब? जीन की वजह से ही होता है। However, the different combination of gene from parent to their offspring result in different characteristics. इसी की वजह से हमारा जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है और हमारे लक्षण, हमारे कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से मैच करते हैं। ओके, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का रोल क्या होता है आपको पता है? न्यूक्लियस सेंटर में होता है सेल को, तो वो क्या करता है, जितना भी सेल का काम है, सेल के अंदर बहुत सारा ऑर्गेनल्स है तो सबका अलग अलग काम है, फंक्शन है, सबके काम को, सेल के अंदर जितना भी काम होता है सब पे कंट्रोल किसका होता है? न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस सेल के सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम होता है, ठीक है। इसलिए इसे कंट्रोल सेंटर कहते हैं सेल का, किसे? न्यूक्लियस को। और एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। एक लिविंग सेल का जितना भी कंटेंट है, मतलब उसके अंदर जितना भी कुछ भरा हुआ है, पूरे को क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। देखो यहाँ पे डायग्राम में, मान लो कि ये हमारा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में सारे ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, ये सारे भरे होते हैं। तो इन पूरे स्ट्रक्चर को, ठीक है, इस पूरे कंटेंट जो है सेल का, इसे क्या कहा जाता है? दिस इज प्रोटोप्लाज्म। ओके, दिस इज प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इंक्लूड होते हैं। यहाँ पे देखो डायग्राम में, ये पूरा साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों आते हैं इसके अंदर। तो प्रोटोप्लाज्म को और क्या कहा जाता है? लिविंग सब्सटेंस ऑफ अ सेल। किसी भी सेल का लिविंग सब्सटेंस कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म को। ओके, न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज लाइक द सेल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो, जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के होते हैं। उनका जो न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, बीच में सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उनमें वेल डिफाइंड सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या काम होता है? न्यूक्लियस को शेप प्रोवाइड करना। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो आउटर मोस्ट कवर है वही नहीं होता है। न्यूक्लियर मटेरियल तो होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी क्रोमोसोम, तो न्यूक्लियोइड, वो सारे मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, बट न्यूक्लियस के ऊपर जो बाहर उसका कवर है आउटर मोस्ट, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से उसे प्रॉपर शेप नहीं मिल पाता है। वो कुछ इस तरह से फैला हुआ हो जाता है, ठीक है, उसके मतलब फैला हुआ दिखाई देता है, वो गोल नहीं दिखाई देता है। और वैसे सेल जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी में ये सेल पाए जाते हैं उन्हें प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। ओके, तो बैक्टीरिया किसके एग्जाम्पल हो गए? प्रोकैरियोट्स के। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, मतलब बहुत पुराना, और कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ये एग्जाम्पल है किसके? प्रोकैरियोटिक सेल यानी प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल है ये। अब इसी तरीके से होता है यूकैरियोट्स, ठीक है। यूकैरियोट्स देखो क्या होता है। द सेल्स लाइक अनियन सेल्स एंड चिक सेल्स, हमने पीछे देखा अनियन सेल और चिक सेल को, हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, उनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होता है, जिसके कारण उसे प्रॉपर शेप मिल पाता है, वो गोल होते हैं, स्पेरिकल होते हैं। तो उन सारे सेल को यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। और जिस ऑर्गेनिज्म में यूकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं वो कौन है? बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ करके बाकी सारे ऑर्गेनिज्म में वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, तो उन्हें यूकैरियोट्स कहा जाता है, ठीक है। जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उन्हें क्या कहा जाता है? यूकैरियोट्स। यू मतलब ट्रू, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ आ गया होगा अच्छे से। अब एक होता है वैक्यूल और प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट। इन सारे टर्म्स को हम जान लेते हैं कि क्या होते हैं। तो जब हम ऑब्जर्व कर रहे थे अनियन सेल को, ठीक है, माइक्रोस्कोप में हमने पीछे देखा था इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। डिड यू नोटिस एनी ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर?
तो जब अनियन सेल को आपने देखा होगा तो साइटोप्लाज्म जहाँ था बीच बीच में आपको कहीं कहीं ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रहा होगा। ब्लैंक स्पेस मतलब लग रहा होगा कुछ है ही नहीं, खाली जगह, तो वो क्या कहलाता है? वो वैक्यूल कहलाता है। ठीक है, और वैक्यूल जो है वो एनिमल के सेल में, यानी जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था चिक सेल हमारा गाल का सेल, तो हमें बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। ये कहाँ पे होते हैं? साइटोप्लाज्म में। ये बहुत मतलब एनिमल्स में बहुत छोटे होते हैं वैक्यूल के साइज, लेकिन प्लांट्स में बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स के साइज दिखाई देते हैं। ठीक है, लार्ज वैक्यूल्स कॉमन इन प्लांट्स एंड स्मॉलर वैक्यूल्स इन एनिमल्स। और हमने एक चीज़ और नोटिस किया, क्या? देखो, अब हम देखते हैं प्लास्टिड्स क्या होते हैं। ठीक है, प्लास्टिड से प्लांट से मिलते हैं। देखो, जब आपने सेल को, ठीक है, ट्रेंडास्कैंटिया लीफ जो था उसको ऑब्जर्व किया होगा माइक्रोस्कोप में, तो आपको कुछ कलर्ड बॉडी दिखाई दिए होंगे। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म कहाँ होता है? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो स्पेस होता है साइटोप्लाज्म, तो वहाँ पे कुछ कलरफुल सब्सटेंस आपको दिखाई दिया होगा। तो दे आर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म में थे। और ये क्या कहलाते हैं? कलरफुल सब्सटेंस जो होते हैं वो प्लास्टिड्स कहलाते हैं। ठीक है, प्लास्टिड्स जो कि सिर्फ प्लांट से मिलते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर, और ये हो सकते हैं कि अलग अलग कलर के हो, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। सम ऑफ देम कंटेन्स, और इनमें से कुछ जो होते हैं वो ग्रीन कलर का पिगमेंट कंटेन करते हैं। उनमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल कलर, लीफ का कलर ग्रीन क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल, है ना। ग्रीन कलर प्लास्टिड्स, और जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स, और यही जो है क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर लीफ को प्रोवाइड करते हैं। क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीफ इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल। और ये क्यों जरूरी होता है? खाना बनाने के लिए, पत्तों को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए जरूरी होता है। ओके, सो ये लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, दैट इज कंपेरिजन ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब हमें प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंस है कंपेयर करना है। इसको देखने से पहले हम एक बार समराइज कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो हम लोगों ने सेल के बारे में देखा, साइज ऑफ सेल देखा था, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल देखा, और फिर पार्ट्स ऑफ सेल। सेल के अंदर बहुत सारे पार्ट्स जैसे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। और प्लांट्स में एक एक्स्ट्रा कवर होता है जो कि सेल वॉल कहलाता है, उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए होता है। ठीक है, ये देखा हमने, अनियन सेल का पिक देखा था। फिर चिक सेल का देखा, जीन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर दोनों पाए जाते हैं, ये देखा। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, वो देखा था हम लोगों ने। और लास्ट में वैक्यूल, प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, ये देखा। ठीक है, अब हम लोग कंपेरिजन देख लेते हैं प्लांट्स और एनिमल सेल के बीच। ओके, सो लेफ्ट साइड वाला ये जो ए डायग्राम है ये प्लांट सेल का है, और राइट साइड वाला येलो डायग्राम एनिमल सेल का है। ठीक है, तो दोनों के बीच जो मेन डिफरेंस है, एक एक्स्ट्रा चीज़ प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। देखो यहाँ पे ये जो बॉक्स दिख रहा है, ये छोटा सा कट पोर्शन जो है यहाँ बड़ा करके दिखाया गया है। तो ये सेल वाल एक्स्ट्रा कवर जो होता है प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होता है, वैक्यूल दोनों में होता है, बट इसमें बड़े होते हैं प्लांट्स में, और एनिमल्स में वैक्यूल छोटे होते हैं। न्यूक्लियस भी दोनों में प्रेजेंट होते हैं, और साइटोप्लाज्म भी दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम चार्ट देख लेते हैं, एक टेबल दिया हुआ है यहाँ पे, उसे देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पार्ट्स दिया हुआ है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन प्लांट से प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स के सेल में यस प्रेजेंट होते हैं। एनिमल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल नो, प्लांट्स में तो प्रेजेंट होते हैं बट एनिमल्स में नहीं होते हैं। न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दोनों में प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म भी दोनों में होते हैं। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट्स में होते हैं, नॉट एनिमल्स में। वैक्यूल दोनों में होते हैं बट प्लांट्स में बड़े होते हैं और एनिमल्स में छोटे होते हैं वैक्यूल। सो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आप बताइएगा ज़रूर, और कोई सारी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस टाइम से मिलते रहें। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।